नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। सोनम वांगचुक आज 19वें दिन भी अनशन पर डटे हुए हैं। उनकी सेहत लगातार गिर रही है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है अनशन खत्म करने आने की नहीं, 20 जुलाई को साथ आने की बात कीजिए। उधर कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के साथ साथ आंदोलन के समर्थकों को भी नसीहत दी है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री चेहरे पर नई सियासी चर्चा शुरू हो गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के बयान से संकेत मिल गए हैं कि योगी अगले चुनाव में बीजेपी का सीएम चेहरा नहीं होंगे। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की तैयारी, अडानी केस में बड़ा खुलासा और ईरान पर अमेरिका के ताजा हमले। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और यूट्यूब के हमारे सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इस ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। सोनम वांगचुक का आंदोलन तेज, आज सामूहिक भूख हड़ताल और 20 जुलाई को संसद मार्च। वांगचुक के अनशन पर कांग्रेस की चिंता, सरकार और समर्थकों दोनों को दी नसीहत। वांगचुक की अपील, अनशन खत्म कराने नहीं, 20 जुलाई को साथ खड़े होइए। कि योगी नहीं होंगे मुख्यमंत्री चेहरा, बीजेपी अध्यक्ष के बयान से बड़ी अटकलें। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन तोड़ने का आदेश, जल्द होगी कार्रवाई। अब शुरुआत करते हैं वांगचुक के अनशन के 19वें दिन से। सोनम वांगचुक के समर्थन में अब आज सीजेपी ने सामूहिक भूख हड़ताल की अपील की है। पार्टी ने लोगों से वांगचुक और छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की। सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उनके मुताबिक अनशन के दौरान वांगचुक का करीब 9 किलो वजन कम हो चुका है। शरीर की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ रही हैं। इस बीच कई बड़े नेताओं ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शशि थरूर ने बातचीत से समाधान निकालने की बात कही। उधर सीजेपी अब 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी कर रही है। यह मार्च संसद के मानसून सत्र के पहले दिन निकाला जाएगा। पार्टी का दावा है कि मिस कॉल अभियान के जरिए अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोग संसद मार्च का समर्थन कर चुके हैं। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर अब कांग्रेस ने भी चिंता जताई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वांगचुक की हालत अब गंभीर मानवीय चिंता का विषय बन चुकी है। सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, साथ ही आंदोलनकारियों से बातचीत भी शुरू करनी चाहिए। सिंघवी ने सिर्फ सरकार पर ही सवाल नहीं उठाए, उन्होंने आंदोलन का समर्थन करने वालों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दिखावे के लिए किसी बुजुर्ग को लंबे अनशन पर नहीं बैठाना चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी आंदोलन की ताकत संवाद से बढ़ती है, किसी को जान जोखिम में डालने से नहीं। सिंघवी ने कहा अब सभी पक्षों को समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। पेपर लीक आंदोलन पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुला पत्र लिखा। उन्होंने छात्रों और सोनम वांगचुक दोनों को संबोधित किया। थरूर ने कहा कि मैं पहले एक नागरिक की तरह बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने बचपन का जिक्र भी किया। कहा कि मध्यम वर्ग के परिवार में मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी थी। ईमानदार परीक्षा ही आगे बढ़ने का रास्ता बनती है। थरूर ने कहा कि पेपर लीक सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग को चोट पहुंचाती है। अमीर लोगों के पास दूसरे रास्ते होते हैं, लेकिन आम परिवारों के सपने टूट जाते हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर बैठे छात्रों का भी समर्थन किया। कहा आपका गुस्सा गलत नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप अकेले नहीं हैं। थरूर ने कहा कि देश के बाकी युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि उम्मीद मत छोड़िए, आप भारत का भविष्य हैं। इस टूटी हुई व्यवस्था को आप ही बदलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक जी से मेरी दिल से अपील है कि कृपया अपना अनशन खत्म कर दीजिए। आपने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा है, यही किसी अनशन का उद्देश्य होता है। देश को आने वाले समय में भी आपकी आवाज और आपके नेतृत्व की जरूरत है। सोमवार से संसद सत्र शुरू हो रहा है, वहां हमें छात्रों के मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। इस समस्या का समाधान संसद और बातचीत से होना चाहिए, किसी की जान जोखिम में डालकर नहीं। उन्होंने सरकार से भी बातचीत शुरू करने की अपील की। कहा लोकतंत्र में संवाद ही सबसे मजबूत रास्ता होता है। सोनम वांगचुक छात्रों का आंदोलन मजबूत करने के लिए इसमें शामिल हुए थे, ये दावा उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने किया। उन्होंने कहा यह फैसला पहले से तय नहीं था, सब कुछ हालात देखकर अपने आप हुआ।
उनके मुताबिक वांगचुक शिक्षा के मुद्दे को लेकर हमेशा गंभीर रहे। जैसे ही उन्हें छात्रों का गुस्सा दिखा वो आंदोलन से जुड़ गए। गीतांजलि ने कहा वो युवाओं का आंदोलन है। वांगचुक चाहते थे ये सही दिशा में चले। उन्होंने कहा कि कोई गलत ताकत इस आंदोलन को भटका ना सके, इसलिए वांगचुक खुद मैदान में उतर गए। उनका कहना है कि आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं है। आवाज उठते ही कार्रवाई का डर बना रहता है। इसी वजह से वांगचुक खुद इस लड़ाई का हिस्सा बने। उनका मानना है कि जवाबदेही की शुरुआत शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वांगचुक पहले भी लंबे आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली की गर्मी लद्दाख से बिल्कुल अलग है। सोनम वांगचुक के अनशन मामले में दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने जवाब देने को कहा। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वांगचुक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उनकी जान बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर उन्हें जबरन भोजन दिया जाए। इस मामले की सुनवाई बुधवार को वकीलों की हड़ताल के कारण टल गई, लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र के वकील को सरकार से तत्काल निर्देश देने को कहा। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई आज यानी 16 जुलाई को होगी और सरकार को जरूरी निर्देशों के साथ आने को कहा गया है। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। लगातार गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने साफ कहा है उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। बुधवार रात जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूं, लेकिन हालात इतनी भी खराब नहीं है। मुझसे अनशन खत्म करने की अपील करने के बजाय 20 जुलाई को मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। सोनम वांगचुक के अनशन के बीच राहुल गांधी की गैर मौजूदगी चर्चा में है। करीब 3 हफ्ते बाद भी राहुल उनसे मिलने नहीं पहुंचे। इस बात को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई। इस बीच राहुल गांधी अपने छात्रों की गूंज अभियान में जुटे हैं। 17 जुलाई को वो देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे। पहले ये कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति वापस ले ली। अब कार्यक्रम बन्नू स्कूल मैदान में होगा। राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली मार्च पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि 19 जुलाई को वो दिल्ली जरूर जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चाचा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के निधन के बाद भी फैसला वही रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस से अनुमति मिले या नहीं, दिल्ली जरूर जाएंगे। अगर जंतर मंतर की इजाजत नहीं मिली तो आगे की रणनीति वही तय करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई को प्रदर्शन करेगी। पार्टी जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रही है। इस प्रदर्शन के लिए कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया है, लेकिन अब तक किसी बड़े क्षेत्रीय दल के साथ आने की पुष्टि नहीं की गई है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। क्या योगी सीएम चेहरा नहीं होंगे? अध्यक्ष के बयान से अटकलें। आजम खान की यूनिवर्सिटी की इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। अडानी के हलफनामे से अमेरिकी केस में नया खुलासा और जन स्वराज को बड़ा झटका, कई नेता बीजेपी में शामिल। क्या योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा
नहीं होंगे। ये सवाल यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान के बाद उठने लगा। आज तक के कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इस पर पंकज चौधरी ने कहा कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद सबसे सलाह मशवरा करके तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि संगठन आधारित पार्टी है और हम अपनी विचारधारा पे चलते हैं और हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, अमित शाह भी हैं। हम सब मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं और इसके बाद तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाए जाने का संकेत मिल चुका है। शिवराज सिंह चौहान की सबको याद आने लगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय पर एक बार फिर चौतरफा संकट के बादल घिर गए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA और जिला प्रशासन की हालिया सख्ती के बाद विश्वविद्यालय परिसर में बनी 40 में से 38 इमारतों पर जल्द ही बुलडोजर गरज सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 भवन बनाए गए हैं। इनमें से केवल 2 भवनों के नक्शों को मंजूरी मिली है, जबकि बाकी 38 भवन बिना मंजूरी नक्शे के बनाए गए। इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। गौतम अडानी के अमेरिकी केस में अब नया मोड़ आ गया है। अब इस बार खुलासा खुद अडानी के हलफनामे से हुआ है। अडानी ने पहली बार अदालत में माना कि उनके वकीलों ने एक सुझाव दिया था। सुझाव था कि अमेरिका में $10 अरब के निवेश का जिक्र किया जाए। अगर अमेरिकी एजेंसियां चाहें तो इसे समझौते का हिस्सा माना जा सकता था, लेकिन अडानी ने साफ कहा कि यह सिर्फ वकीलों का सुझाव था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि निवेश का फैसला केस से नहीं जोड़ा जाएगा। अडानी ने भी अदालत में कहा कि निवेश का केस खत्म होने से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी गुप्त समझौते की जानकारी नहीं है। यह हलफनामा अमेरिकी अदालत के आदेश पर दाखिल किया गया। जज ने पूछा था कि क्या केस खत्म करने के बदले कोई वादा हुआ था। अडानी ने जवाब दिया कि उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है। उधर उनके वकील ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। वकील ने कहा कि निवेश का जिक्र सिर्फ संभावित आर्थिक असर बताने के लिए किया गया था। फिलहाल अमेरिकी अदालत ने केस बंद करने की मांग पर फैसला नहीं सुनाया है। बिहार की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यानी PK के चुनावी डेब्यू से ठीक पहले उनकी पार्टी जन स्वराज को बड़ा झटका लगा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले हाई प्रोफाइल उपचुनाव से ठीक पहले जन स्वराज के कई प्रमुख और दिग्गज नेता पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। बुधवार को भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की उपस्थिति में इन नेताओं ने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जन स्वराज को छोड़ने वाले नेताओं में सबसे बड़ा नाम प्रसिद्ध गणतज्ञ KC सिन्हा का है। उनके अलावा पार्टी के कई अन्य प्रमुख चेहरे भी भाजपा में शामिल हुए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी भी शुरू कर दी गई। जवाब में ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाया। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद रखने की चेतावनी भी दोहराई। ईरान का कहना है कि अमेरिका हमला बंद करे तभी रास्ता खुलेगा। रात भर ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। केश्म, बंदर अब्बास और चाबहार समेत कई इलाके निशाने पर रहे। तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। ईरान का दावा है कि एक अस्पताल भी हमले की चपेट में आया। अस्पताल के बच्चों के कैंसर वार्ड को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद अस्पताल खाली करना पड़ा। ईरान ने कहा कि एक सैन्य बैरक पर भी हमला हुआ। इस हमले में 7 सैनिकों की मौत हुई। ईरान के मुताबिक अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। उधर बूशहर के आसपास भी नए हमलों की खबर सामने आई। यहीं ईरान का एकमात्र असैन्य परमाणु संयंत्र मौजूद है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.